इससे पहले हमने सीवेज से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी और कुछ टाइप्स थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल स्टॉर्म सीवर, और उनको हम डिस्कस किया था। अदर टाइप थी, हमने केस स्टडी के तौर पे एक अटक सिटी को लिया था और उसी से ही आगे हम मूव करते हैं। हमने सीवरेज डिजाइन से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सीवरेज डिजाइन में मेनली हमारे पास के पाइप डायमीटर का कितना एवरेज साइज होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वेलोसिटी क्या है, इन्वर्टेड पाइप का डायमीटर क्या क्या चीज़ है, स्लोप क्या होती है। इस तरह हम इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और आप इन चीज़ों को फिर थोड़ा सा देखते हैं। सर सीवरेज सर सिस्टम किस क्या होता है? फॉर इट सीवरेज सिस्टम टू बी एफिशिएंट मस्ट हैव द एबिलिटी, एक सीवरेज सिस्टम को एफिशिएंट होने के लिए उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सीवेज को इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सके। एग्री कर रहे हो भाई? हम यस इफेक्टिव सर। सीवेज सिस्टम किसको बोलेंगे? ऐसा सीवेज सिस्टम जिसकी ये काबिलियत हो कि वो जो कैपेसिटी रखता हो कि वो सीवेज को इफेक्टिवली अपनी जगह से आगे मूव कर सके जो उसकी डिजायर्ड लोकेशन है। इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द वेस्ट वाटर फ्लोइंग इन द पाइप। अब ये उसके इसकी जो टाइप है क्लासिफाई किया जाता है सीवेज सिस्टम्स के अंदर, जो उसकी टाइप्स हैं कि उसके अंदर जो चीज़ मूव कर रही है वो क्या है। क्या वो फ्लड वाटर है, क्या वो रेन वाटर है, क्या वो डोमेस्टिक से निकलता हुआ वेस्ट है, क्या वो इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ वेस्ट है, क्या वो कमर्शियल एरिया से निकल रहा है वेस्ट, क्या कोई किसी कॉलोनी के अंदर से वेस्ट निकल रहा है। तो आपने ये देखना होता है कि ये किस किस्म का सीवेज है जो कि इसके अंदर से मूव करेगा, और फिर उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये सैनिटरी सीवर है, ये स्ट्रॉन्ग वाटर सीवर है, ये यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर ये कॉम्बाइंड सीवर है। अच्छा, इसके कुछ कोड्स हमारे पास यहाँ पर हैं आपके वासा के, यहाँ पे ओवरऑल ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी भी आपकी अथॉरिटीज हैं उसको फॉलो करती हैं। मेनली क्या होता है, डिज़ाइन किया जाता है टू डिस्चार्ज द वेस्ट वाटर फ्लो एज रिक्वायर्ड, जितना उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है बेसिकली सीवेज को एक ऐसी फॉर्म में जिसको कि आप सेफली आगे मूव कर सकते हैं। कोई भी आपका रेजरवायर हो, डिस्चार्ज हो, उसके अंदर आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा, आपका जो वेस्ट होगा इंडस्ट्रीज से, केमिकल प्लांट्स या पेट इंडस्ट्री या वट एवर कोई भी इंडस्ट्री आपकी है, सैनिटरी सीवर है, वहाँ से बाहर निकल रहा है, उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे एफ्लुएंट मौजूद है जो कि हार्मफुल है आगे आपके जो समुंदर के अंदर जो वहाँ पे आबी हयात है उनके लिए हार्मफुल है, आगे जो लोग उसको यूज़ करेंगे पीने के लिए या और पर्पसेस के लिए, अपने जानवरों के लिए यूज़ करेंगे उनके लिए हार्मफुल है। तो अगर आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा, उसमें से पास नहीं होगा और वो डायरेक्टली आपके किसी स्ट्रीम में ऐड ऑन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो स्पेसिफिक एरिया तो मे भी उससे बच जाए, मगर जो आगे उनके डाउन स्ट्रीम के ऊपर उस स्ट्रीम के जो एरिया जहाँ से वो गुजरेगा और जो लोग उसको यूज़ करेंगे, अल्टीमेटली वो सारे इफेक्ट होंगे। ठीक है, अफ्लुएंट डिस्चार्ज मस्ट मीट, जो उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पास करना है, वो उसकी रिक्वायर्ड जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक उसको साफ करेगा, अपने डिफरेंट प्लांट्स के थ्रू अंदर वो पास ऑन करके उसकी फिल्ट्रेशन करेगा, और फिर उनकी जो अंदर मिकदार में डिफरेंट केमिकल्स हैं जो हार्मफुल्स हैं उनको उनकी रेशोज़ को कम करेगा, डिक्रीज़ करेगा और ऐसी स्टेज पे ले आएगा कि जिसके बाद हम उस वेस्ट वाटर को अपनी स्ट्रीम के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद वो हार्मफुल नहीं रहेंगे। इसमें डायमीटर ऑफ द पाइप आप चूज करते हो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द साइज प्रोवाइडेड, कंसिडरेशन ऑफ द इकोनॉमी, सफिशिएंट साइज टू हैंडल द टोटल डिस्चार्ज। ऑब्वियसली आप हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका पीक फ्लो है। पीक फ्लो आपका स्ट्रॉन्ग फ्लो और तमाम चीज़ों को ऐड ऑन करके जो टोटल फ्लो आपका होता है मैक्सिमम फ्लो, उसको देखते हुए आपने फिर इकोनोमाइज उसको आपने डायमीटर को करना है कि आप इतना बड़ा डायमीटर ना रख लें जो कि 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आगे लेंथ तक वो थ्रू मूव करेगा, टोटल लेंथ कम्युलेटिव लेंथ उसकी 100 किलोमीटर बन रही है, तो वो इतना हमारे पास अनइकोनॉमिकल ना हो जाए कि हम वहाँ पे उनके फाइनेंस को मेंटेन ना कर सकें। तो आपने उसको इकोनॉमिकल करना है, उसका साइज उसके मुताबिक जितना आप मिनिमम जा सकते हैं और जितना आप एफिशिएंट उसको बना सकते हैं उस बेस के ऊपर आपने उसका डायमीटर सेलेक्ट करना है।
तो लेटरल सीवर जो आपके पास यूजली जो आपके पास होता है खास स्लोप के ऊपर जो चल रहा होता है, उसमें मिनिमम जो डायमीटर हम रखते हैं 150 mm, ये मिनिमम डायमीटर है। अगर इससे आप कम रखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोगों ने रिसर्च की है उस केस के अंदर वहां पे डायमीटर जो आपका पाइप है वो चौक हो जाता है। तो ये मिनिमम डायमीटर है जो कि आपने किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी लेटरल सीवर के अंदर आपने इससे कम आप नहीं रख सकते, रिकमेंडेबल नहीं है। तो मिनिमम सीवर 150 mm diameter का होना चाहिए। रिसीव द चैनल सीवेज फ्रॉम इंडिविजुअल बिल्डिंग टू अनदर ब्रांच सीवर और डायरेक्टली टू एन ऑन साइट ट्रीटमेंट प्लांट। रेटिकुलेशन सीवर जो आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो बहुत से आपके पास एक मेन चल रहा होता है, उसमें चैनल्स की फॉर्म में जो आपके पास रिसीव हो रहा होता है इंडिविजुअल पाइप के पास, उसको क्या कहते हैं आप, रेटिकुलेशन सीवर कहते हैं। और उसका डायमीटर 225 mm टू 300 mm वीडी आपके पास होता है। मेन सीवर ट्रंक या आउटफॉल सीवर जो ओवरऑल उस सीवर को आगे मूव करवा रहा होता है, सारे सीवर का जहाँ पे एक्यूमुलेट आके मिलता है वो 450 mm टू अबव 900 mm डायमीटर की इसकी रेंजेस लिखी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसके यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि क्या करता है मेन सीवर। रिसीव सीवर फ्रॉम ब्रांच सीवर्स एंड ट्रांसफर फ्लो टू लार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। ब्रांच सीवर्स क्या है कि जितनी भी आपके पास डिफरेंट लोकेशंस है, 10 स्ट्रीट्स हैं, हर स्ट्रीट से निकल के जो आपके पास अल्टीमेटली जो मेन सीवर के अंदर वो 10 स्ट्रीट्स की जो आपके पास ब्रांच सीवर जो पाइप है, सीवर पाइप है, वो कनेक्ट हो रहा है मेन सीवर के अंदर। तो वो जो 10 स्ट्रीट्स का जो मेन पाइप एक चल रहा है वो आपका क्या है, उसके ब्रांच सीवर्स हैं, और अल्टीमेटली वो मेन के अंदर 10 के 10 पाइप आके कनेक्ट हो रहे होंगे। तो जो ब्रांच सीवर है ऑब्वियसली ये क्या होता है, रिलेटिवली कम डायमीटर का होता है कंपेयर टू द मेन सीवर। तो ब्रांच सीवर क्या है, 300 mm टू 450 mm इसका डायमीटर का साइज होता है। रिसीव द सीवेज फ्रॉम द रेटिकुलेशन सीवर जो इंडिविजुअल पाइप्स होते हैं, देयर आफ्टर ट्रांसफर द फ्लो टू स्मॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और टू द मेन सीवर। या समटाइम ये डायरेक्टली आपके पास अगर सीवेज प्लांट वहाँ पे अबंडेंस है तो वहाँ पे डायरेक्टली उसके पास मूव कर सकता है। मेन सीवर अगर नहीं चल रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ब्रांच सीवर अल्टीमेटली मेन सीवर को कनेक्ट करता है एंड देन मेन सीवर विल ट्रांसफर द ओवरऑल जो वेस्ट होता है उसको वो आगे ले जाता है आपके सीवेज एसटीपी की तरफ। डेप्थ ऑफ द सीवर यूजली कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर, हम नीचे तकरीबन 3.5 फुट नीचे जाते हैं। बिलो द ग्राउंड सरफेस इनवर्ट डेप्थ मिनिमम ऑफ 1.2 मीटर। वेलोसिटी क्या होती है उसके अंदर जो मेंटेन रखनी होती है वो 0.8 मीटर पर सेकंड है, मिनिमम वेलोसिटी है। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम वेलोसिटी करोगे तो फिर क्या होगा, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वहां पे ओकर। सो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है, शाबाश बताएं, आप में से कोई बता सकता है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी? लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। जो ग्रेविटी की वजह से मतलब फ्लो करे। और कोई शाबाश? लास्ट टाइम मैंने आपसे सबसे डिस्कस भी किया था, फिर मैंने भी इसकी एक डेफिनेशन बताई थी। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है? जी शाबाश। सर सीवेज के अंदर मौजूद भारी ज़रात जो कि पाइप की सतह पर ना जम सके या बैठ ना सके, इनके लिए वेलोसिटी ये खुद ब खुद सेल्फ क्लीनिंग। ठीक है शाबाश। अच्छा, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको जरा चार्जर कनेक्ट कर लूँ लैपटॉप।
जी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, शहजेब आप बताओ, आप लास्ट क्लास में थे, क्या होती है? आपको आवाज आ रही है शहजेब? जी सर आ रही है आवाज सर, भूल गया हूँ सर जी थोड़ा सा। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है? सर जी याद नहीं आ रहा। आप लेक्चर साथ साथ नहीं पढ़ रहे भाई, आपको बाद में मसला बनेगा। अच्छा, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऐसी वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि आपने मेंटेन करनी है, कि जिस वेलोसिटी के ऊपर जो सस्पेंडेड उसके अंदर पार्टिकल हैं, पाइप के अंदर जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड मूव कर रहा है, उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल ना हो सकें। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है कि जिसके बाद अगर आप उससे उस वेलोसिटी को आप और मज़ीद रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, जो आपके पास फ्लो मूव कर रहा है उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो पाइप के अंदर सेटल होना शुरू हो जाएंगे, और अगर सेटल होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वहाँ पे चॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने एक ऐसी वेलोसिटी मेंटेन रखनी है उस पाइप के अंदर कि जिसकी वजह से वहाँ पे सेटलमेंट ना हो सके पार्टिकल्स की। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर इससे रिलेटेड चीज़ें इंटरव्यू में पूछते हैं और वैसे भी एमसीक्यूज में भी चीज़ें आ जाती हैं। तो 0.8 मीटर आपने यूजली हम इसके अंदर रिकमेंड करते हैं कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रिवेंट्स द स्लज टू सेटल इन द पाइपलाइंस। मिनिमम वेलोसिटी हम 0.8 इसलिए रखते हैं ताकि जो स्लज जो होता है, जो उसके अंदर मूव कर रहा होता है, वाटर जो पानी मूव कर रहा है, उसके अंदर जो एफ्लुएंट है या जो डर्ट है या जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वेस्ट के, वो उसके अंदर सेटल ना हो सके पाइपलाइन के अंदर। मैक्सिमम इज एट 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो उसके अंदर वेलोसिटी। तो 0.8 से 4 मीटर पर सेकेंड का हमारा यहाँ रिसर्चर्स का एक्सपीरियंस है कि इतना आपने इसको मेंटेन रखना है। प्रिवेंट्स कवरिंग ऑफ द सीवर बाय इरोसिव एक्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर्स। स्लोप यहाँ पे आपके पास यूजली जो होती है वो 1:200 टू 1:25 इन ऑर्डर टू मेंटेन दी वेलोसिटी। तो क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ नेचुरल ग्रेविटी ये होता है, तो यूजली आप इतनी इसकी स्लोप को यहाँ पे मेंटेन रखते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया हैं। मेन होल्स जो आपके पास होते हैं जहाँ पे आके आपका यूजली वाटर डिफरेंट जो जंक्शंस होते हैं, एक जंक्शन है, डिफरेंट कनेक्शंस वहाँ पे जो आएंगे पाइप्स के, उसमें जो मेन होल आपका होगा उसके लिए डिज़ाइन शुड भी, ये कुछ उसके पैरामीटर लिखे हुए हैं। अलाउ इजी असेस फॉर द इंस्पेक्शन एंड द क्लीनिंग ऑफ फॉर द पाइप मेड, क्योंकि डिज़ाइन शुड बी अलाउ इजी असेस फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग फॉर द। तो मेन होल आपका इस किस्म का होना चाहिए कि वहाँ पे इजीली इंस्पेक्शन हो जाए, कि किसी किस्म की ब्लॉकेज अगर आपने चेक करनी है या कोई इशू आ रहा है वहाँ पे, चॉकिंग हो रही है या सेडिमेंटेशन की एक्युमुलेशन हो रही है, तो ताकि आप इजीली उसको वहाँ पे इंस्पेक्शन उसकी कर सकें। मेड फॉर फ्रॉम ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, ये कुछ इजी टर्म्स हैं, इसको आप खुद समझ सकते हैं। कॉज मिनिमम इंटरफेरेंस टू द सीवेज फ्लो, मिनिमम ऑफ 1.2 मीटर इन डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इसकी जो डेप्थ होगी वो ग्राउंड सरफेस से 1.2 मीटर नीचे डेप्थ में होगा। एट लीस्ट एट 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम, आपस में जो इनका डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर यूजली मिनिमम होना चाहिए ताकि इजीली मेंटेनेंस वहाँ पे हो सके। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली फिर उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेंथ का पाइप हो जाएगा, आपको उसमें थोड़ा सा इशू बनेगा। ग्रेडियंट फ्रॉम दिस टू दिस विल बी should be used to give normally give adequate flow velocities। इस रेशोज के दरमियान आप यहाँ पे उसकी स्लोप प्रोवाइड करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए, ताकि वहाँ पे इजीली जो रिक्वायर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो वेलोसिटी वो अचीव कर सके वहाँ पे। लोकेशंस आर सिचुएटेड एंड ऑफ द लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ द सीवर्स, जहाँ पे सीवर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप ये मेन होल प्रोवाइड कर सकते हैं। चेंजेस इन ग्रेन अलाइनमेंट एक्सेप्ट इन द कर्व्ड सीवर्स। The minimum diameter of the main holes constructed for the precast concrete के लिए जो आप main hole construct करते हैं उसका सीवर डायमीटर और द चैम्बर डायमीटर यहाँ पे आपको ये दिए हुए इसके।
ड्रॉप मेन होल्स क्या होते हैं? इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस द टर्बुलेंस इन द मेन होल caused by the elevation differences. If the difference between the incoming sewer and the main hole invert is more than 500 मीटर, इन्वर्ट जो आपका एट द लोएस्ट उसका एलिवेशन है उसका मेन होल का, वो आपके पास इन्वर्ट उसको मेन होल इन्वर्ट है. इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग सीवर इज लेस देन द 600 इन्वर्ट, इस बेस के ऊपर आप ड्रॉप मेन होल वहाँ पे डिजाइन करते हैं. ये ओवरऑल डिजाइन प्रोसीजर के लिए 6 स्टेप्स हैं जिसको आप थंब रूल के ऊपर इसको फॉलो कर सकते हैं. कि नेटवर्क सीवर प्लानिंग सबसे पहले आप करेंगे, देन सीवर लेआउट उसका डिजाइन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पर कैपिटा डिमांड पर डे के हवाले से निकालने के लिए वहाँ पे ये देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीक फ्लो, डिस्चार्ज टाइप्स एंड साइज ऑफ द पाइप, इस चीज़ को आप डिटरमिन करेंगे. पीक फ्लो और टोटल सीवर, फिर वहाँ पे डिस्चार्ज कितना मूव करेगा, किस किस्म की टाइप वहाँ पे रिकमेंड करेंगे, साइज उस टोटल फ्लो को देखते हुए क्या रिकमेंड करेंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेशन ऑफ द वेलोसिटीज, जब आप पाइप देख लेंगे फिर उसके बाद आपने सीवर को भी वेलोसिटी को भी वहाँ पे देखना है कि कितनी वेलोसिटी मिनिमम सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी यूज करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो, या डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे जिस किस्म का एरिया है या जिस किस्म के वहाँ पे मटेरियल आएगा उस पाइप के अंदर, वहाँ पे आपने कितनी वेलोसिटी उधर मेंटेन करवानी है उसको, या आगे चल के स्लोप थोड़ी कम हो जाएगी तो पीछे आपने वहाँ पे स्लोप क्या मेंटेन करवानी ताकि वो आगे जहाँ पे स्लोप कम है उसको भी आगे मूव करवा सके, पीछे जो एक प्रेशर उसका क्रिएट होगा उस वजह से उसके मुताबिक आप वहाँ पे थ्रू आउट सारा जो लेआउट है उसको चेक करने के बाद, उनकी स्लोप्स देखने के बाद, उस एरिया के टेरेन को देखने के बाद फिर आप वहाँ पे थ्रू आउट वेलोसिटीज को चेक करते हैं. और इसको बेसिकली आप सिमुलेट भी कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास हैं उसके थ्रू आप इसको देख भी सकते हैं. ईपानेट है या और आपके पास सॉफ्टवेयर. ईपानेट बेसिकली तो आपके पास वाटर सप्लाई के यूज होता है, मगर कुछ केसेस के अंदर आप इसको इस वाटर सीवरेज सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं. और भी आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले से उसको रन कर लेते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्वर्टेड लेवल एंड द आउटलेट लेवल. नेटवर्क सीवर प्लानिंग, ये वन बाय वन फिर यहाँ पे इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है. द सीवर पाइप मस्ट बी लोकेटेड इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द रोड. द पाइप टू बी क्रिएटेड in private property due to certain topographic must apply for the permission. जी ठीक है. Due to certain topographies must apply for the permission to certain individual before the construction can begin. Before any construction work can begin, the layout and the overall existing building pipe electrical. तो रादर देन आप ऐसे करें कि आप पहले कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट कर दें और बाद में फिर आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ और पाइप मूव करने हैं, तो उस लोकेशन के ऊपर आप पहले तमाम फिटिंग्स वगैरह पहले कर लें अपनी एट द एंड, फिर आप ही क्या करें इसको यहाँ पे उसको मूव करवाएं ग्राउंड के अंदर से. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क सेपरेशन ऑफ द सीवर एंड द मेन वाटर शुड बी रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ 3 मीटर एंड द मिनिमम वर्टिकल, यहाँ पे इसके अंदर ये डिस्टेंस है. Layout क्या है? The system must be drawn to show the location of the pipe and so on. The process involved of preparation of preparing the sewerage layout plan to show the flow of the sewerage, position of the network, size of the pipe and position of the main hole. Layout के अंदर इन सारी चीज़ों को आप कवर करेंगे. Sewer follow natural drainage ways to minimize excavation and the pumping requirement. Large trunk sewers are usually constructed in low-lying areas closely paralleling streams or channels. In general, pipe should cross contours at right angles. Located pipes placed for easy connection for future users provide access for maintenance accomplished by placing them in streets or other right of ways. तो यूजली जो ओवरऑल इसमें क्या बता रहा है कि जो सीवर होगा वो आपके पास नेचुरल ड्रेन में यहाँ पे होगा टू मिनिमाइज एक्सकेवेशन एंड पंपिंग रिक्वायरमेंट. आपको ओवरऑल मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ओवरऑल जो सारे सीवरेज का जो कंसेप्ट है वो ये कि आप इसको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करवाते हैं. और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब मूव, एक मिनट सिर्फ वेट कीजिएगा, मैं
जी, जो ओवरऑल सीवेज सिस्टम होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास जो स्लोप जो हो वो अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी वहाँ पे आप उसको स्लोप प्रोवाइड करें और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वहाँ से मूव करें। अगर किसी लोकेशन के ऊपर आपके पास नेचुरल रेन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे लिए या आपने स्लोप समहाउ आपने एज पर डिज़ाइन वहाँ पे नहीं उसको बनाया, एज पर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा कि उस जगह के ऊपर आपको फॉर श्योर मसला बनेगा कि वहाँ पे चॉकिंग या किसी किस्म का मसला इसलिए आएगा कि वहाँ पे सेटलमेंट होगी, सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी अचीव नहीं होगी और जिसकी वजह से ब्लॉकेज या किसी किस्म का आपका फेलियर वहाँ पे लाजमी हो सकता है। अदरवाइज क्या वो कह रहा है कि अगर आपने एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक मैक्सिको के अंदर एक कैनाल है जो कि सीवरेज कैनाल है, वेस्ट लेकर एक कैनाल के अंदर से वो मूव करती है और ड्यू टू सम रीजंस उसका उस सिटी का टेरेन इस किस्म का है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसका डेड लोड इतना बड़ा कि उसकी स्लोप ऑल टुगेदर चेंज हो गई, उसके हाउसेस की कंस्ट्रक्शन आई मीन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के अंदर वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई जिससे जो उसकी कैनाल की स्लोप थी अल्टीमेटली वो रिड्यूस हुई और जिसकी वजह से वहाँ पे बैक वाटर इफेक्ट आया। अब उस बैक वाटर इफेक्ट को उन्होंने बचाने के लिए कि वाटर जो था अल्टीमेटली अगर वो चलता रहता तो कुछ ही डेज के अंदर वो तमाम जो सिटी था वो सीवरेज वाटर से सारा भर जाता वहाँ पे। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्विकली इंजीनियर्स ने जो वहाँ की म्यूनसिपल सोसाइटी थी उन्होंने क्या किया, उसको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया पंपिंग का कि जिसके पंप के मदद से उन्होंने तमाम केनाल को आगे मूव करवाया। और अभी स्टिल अगर आप इसकी वीडियो भी देखना चाहें तो आप इसकी सर्च कर सकते हैं नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, कि जहाँ पे पंपिंग के थ्रू वे केनाल को मूव करवाते हैं। अदरवाइज पंपिंग के थ्रू यूजली पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी केनाल नहीं है जिसको पंप के थ्रू मूव करवाया जाए। यूजली केनाल का पर्पज ये है कि वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उस सिटी के टेरेन में आप ऐसी स्लोप आर्टिफिशियल बनाते हैं कि जिसकी वजह से वो किसी किस्म की आपको एक्सटर्नल फोर्स ना देनी पड़े और वो खुद ब खुद उस स्लोप के अंदर मूव करे। मगर समहाउ वहाँ पे एक ऐसा इशू आया कि वहाँ पे आपके पास जो सारा सीवेज सिस्टम था जो उसकी स्लोप थी वो डिस्टर्ब हुई और फिर आप उसको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आप वो नहीं मूव कर पा रही थी। आपने फिर पंपिंग के थ्रू वहाँ पे पंप्स इंस्टॉल की और फिर उसको वहाँ पे मूव करवा के दूसरे से आगे उसको लोकेशन पे ले गए जहाँ पे स्लोप फिर दोबारा मेंटेन होगी। आवाज आ रही है आपको भी? जी सर आ रहा है आवाज। जी सर आ रही है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, अच्छा ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर दोबारा एक लेक्चर है इसमें थोड़ा मजीद स्पेसिफिक है इसलिए आप इसको दे। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या है? नंबर ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियो सम ऑफ द पॉल्यूटेंट लोड, उसकी रेशियो कि हम कि एक जो आपको इंडिविजुअल घर में एक पर्सन का पर डे जो आप वहाँ पे वेस्ट होता है उसका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। Parameter used to convert the number of person contributing to volumetric flow rate of waste. Flow rates are measured in cubic meters per second. जो आपके पास फ्लो रेट होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना फ्लो वहाँ से मूव कर रहा है उसको यूजली हम क्यूबिक मीटर्स के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने क्यूबिक मीटर वो वहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा है या वहाँ से मूव कर रहा है उसमें हम मेजर करते हैं। कैलकुलेटेड फॉर बोथ एग्जिस्टिंग लैंड यूज एंड फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर डेवलपमेंट, और ये दोनों के लिए होता है करंटली भी जो वहाँ पे और आने वाला एंटिसिपेट हम करते हैं कि इन फ्यूचर वहाँ पे किस किस्म का वहाँ बिहेवियर होगा। ये कुछ टेबल है जिसके अंदर कुछ आपके पास स्टैटिस्टिक्स या फिगर्स आपको दी हुई हैं, ये आप इसमें से यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट या टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट के अगेंस्ट उन्होंने इसका टेबल एक बनाया हुआ है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इनटू पर कैपिटा वेस्ट कंट्रीब्यूशन, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इनटू पर कैपिटा वेस्ट जो है वो 225 वो कह रहा है कि लीटर पर कैपिटा पर डे की। यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक्यूमुलेट करेंगे P1 डिफरेंट वहाँ पे एरिया के तो आपको इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पीक फ्लो डिस्चार्ज टाइप एंड साइज ऑफ पाइप्स। पीक फ्लो में आपके पास the combination of infiltration and the inflow and the wastewater flow in unit of flow rate per contribution area or the unit of flow rate per pipe length। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, हमने लास्ट टाइम इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि इनफिल्ट्रेशन रेट यूजली आपका जितना भी होता है उसका 5% आप उसमें से कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं।
जितना भी आपके पास वहाँ पे टोटल किसी घर के अंदर पानी यूज हो रहा है पर कैपिटल डिमांड के मुताबिक, उसमें से आप 20% उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि वो समहाउ किसी न किसी इवेपोरेशन के केस के अंदर या आपके लॉसेस के केस के अंदर वो उसको आप निकाल देते हैं, या डिफरेंट आपके पास वहाँ पे वो यूजेज के फॉर्म में वो वेस्ट हो जाता है। 80% फिर आपके पास सीवेज के अंदर वहाँ मूव करता है। तो ये वो उसी के कुछ फार्मूलाज हैं। पीक फैक्टर फ्लो का फार्मूला लिखा हुआ है 4.7 डिवाइड बाई P into E डिवाइड बाई 1000, इसका जेनेरिक एक फार्मूला है। एवरेज फ्लो रेट क्या है? पर कैपिटल डेली सीवेज फ्लो जनरेशन इनटू क्यूबिक पी जो आपके पास होगा, वेस्ट वाटर फ्लो रेट PFF इंटू क्यू एवरेज, और पीक फ्लो इंटू आई इनफ्लो प्लस जो आपके पास QW होगा वेस्ट वाटर फ्लो रेट, इसमें ऐड कर लेंगे तो आपके पास पीक फ्लो आ जाएगा। फ्लो डिस्चार्ज एक्यूरी डिपेंड्स ऑन द पाइप ग्रेडियंट, पाइप डायमीटर ऑफ द पाइप। पाइप एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर से, पेरीमीटर 2 पाई आर है। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है आपके पास? एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर। ओवरऑल आपके पास अगर एक सर्कुलर पाइप है तो कितना पैरामीटर उस सर्कुलर पाइप का वाटर जो है उसने वेट किया हुआ है या कवर कर रहा है, वो आपके उस पाइप के अंदर से कितने एरिया के अंदर से पानी मूव करके जा रहा है। तो हाइड्रोलिक रेडियस को हम क्या कहते हैं? वो टोटल एरिया लेते हैं और फिर डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर कितना है, उससे आपको ओवरऑल हाइड्रोलिक रेडियस पता चलता है, या उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी आपको पता चलती है कि कितना वो मूव कर रहा है। क्योंकि जितना आपके पास वेटेड पैरामीटर ज्यादा होगा उतने लॉसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ट्रेपेजॉइडल शेप का पाइप है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का, आपने इस चीज को भी जरा देखिएगा कि हमेशा जो पाइप होता है वो सर्कुलर शेप में क्यों होता है। रीजन क्या है कि क्यों हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही आपने पाइप, अगर आपने स्लोप देनी है वो तो रेक्टेंगुलर के अंदर भी वो मूव करके जाएगा, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म का शेप का पाइप उसमें भी मूव करेगा। हमेशा हम सर्कुलर क्यों फॉर्म उसमें बनवाते हैं? समहाउ इसकी बहुत सी जस्टिफिकेशन हो सकती है कि पाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आसान है, पाइप को कनेक्ट इजीली हो सकता है, इकोनॉमिकल थोड़ा सा हो सकता है, सर्कुलर पाइप है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हाइड्रोलिक रेडियस का फैक्टर एक ज़्यादा है, ये पॉइंट टू पॉन्डर है, आप इसको जाके थोड़ा सा गौर कीजिएगा घर के, क्यों हमेशा सर्कुलर पाइप होता है। हाइड्रोलिक रेडियस अगर दूसरा हो और इन कंपेरिजन सर्कुलर हो तो आपस में इनका क्या फ़र्क होगा। डिज़ाइन मस्ट बी, जो आपके पास फ्लो डिस्चार्ज है हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए पीक फ्लो से। अलाउएबल पाइप डिस्चार्ज, इसका फार्मूला है QD इज इक्वल टू 1/N/AR2/3। ये इस फार्मूले से निकालते हैं कि जो पाइप डिस्चार्ज के अंदर कितना वहां पे आपने डिस्चार्ज की जो कैलकुलेशन है वो इस फार्मूले से करते हैं। इसकी ये फार्मूला कहाँ से आया? ये है मैनिंग्स फार्मूला। मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है? मैनिंग्स फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/N/R2/3S1/2। मैनिंग्स फार्मूला बेसिकली ये बताता है कि कोई भी एक लेंथ x है, फॉर एग्जांपल वो लाहौर सिटी है, B लेंथ पिशावर है, A लाहौर से पिशावर तक आपने एक कैनाल लेकर जानी है या आपने एक पाइपलाइन लेकर जानी है लाहौर से पिशावर तक, तो वहां पे जो आपने वेलोसिटी मेंटेन रखनी है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? वो R हाइड्रोलिक रेडियस के ऊपर, और S स्लोप के ऊपर, और N रफनेस के ऊपर। ये सारे फैक्टर्स होंगे, ये अगर आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो तभी आप वहां पे एक्यूरेट वेलोसिटी उसकी वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई एक भी फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट सही ना किया तो अल्टीमेटली आप वो वेलोसिटी जो आपने डिजाइन की है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो मैनिंग्स फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू 1/N/R2/3S1/2। R क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस, जो भी आपका कन्वेंस है, जो भी आपने वहां पे पाइपलाइन है या जो भी आपकी कैनाल है उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके मुताबिक एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर हाइड्रोलिक रेडियस होता है। एस क्या है? उसकी स्लोप है कि किस स्लोप से वो लाहौर से पिशावर तक किस स्लोप के ऊपर वो मूव करके जा रहा है। एन क्या है? उसकी रफनेस है कि वो जो कैनाल है वो लाइंड कैनाल है, अनलाइंड कैनाल है, वो आपने नीचे जो सरफेस है जहां जहां पे वाटर उसमें से टच होके जा रहा है या गुजर जो जहाँ पे कनेक्टेड है वाटर, वो सरफेस जो है वो किस किस्म की है? वो ज़्यादा रफ एंड है या वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है? वो अगर देखें आपके पास एक स्मूथ सरफेस होगी तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, अगर वो स्मूथ नहीं है, रफ एंड सरफेस है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो हमेशा जो रफनेस फैक्टर है N, आप उसको कैलकुलेट करते हैं।
कंक्रीट के लिए रफनेस फैक्टर आपने निकाला होता है, बहुत सी बुक्स में अवेलेबल होगा। सरफेस अगर आपके पास कंक्रीट की है उसके लिए आपने रफनेस फैक्टर निकाला होगा, आपके पास स्टील की है उसके लिए निकाला होगा, देन आपके पास अगर वो नेचुरल सरफेस है उसके लिए आपने एन फैक्टर निकाला होगा। तो ये एन फैक्टर आपको इजीली बहुत सी बुक्स में रिकमेंडेबल मिल जाता है कि यूजली जो आपके पास एन होता है, हाइड्रोलिक रेडियस आपने जो डिज़ाइन किए हुए कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन है उसके मुताबिक आप निकाल लेते हो, एस स्लोप है जो कि आपने प्रोवाइड की हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये सारी चीज़ें आपके पास कैलकुलेटेड होती हैं, इससे आप वेलोसिटी निकाल लेते हो। वेलोसिटी आपके पास अगर है तो जब आपके पास वेलोसिटी है तो आपके पास आपको डिस्चार्ज का फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू ए वी, पता है ना भाई सबको, Q इज इक्वल टू ए वी। तो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई ए। तो Q यहाँ पे आपने V को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे QD डिस्चार्ज जो अलाउेबल डिस्चार्ज था डिवाइडेड बाय A। तो A ऊपर जाके यहाँ पे इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या है, अलाउेबल पाइप डिस्चार्ज इक्वल टू 1/n AR बाय 2/3 और S 1/2। तो ये यहाँ पे आप अलाउेबल पाइप डिस्चार्ज जो होगा वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Peak flow discharge type and size of the pipe, manning coefficient n depend on the selected pipe material। ये देखें n की इसने काफी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आपको दी हुई हैं। अगर आपके पास पाइप कंक्रीट का बना हुआ है तो उसके लिए n की आप इस रेंज की वैल्यू ले सकते हैं। अगर ये डिफरेंट क्लेई मटेरियल है, कास्ट आयरन है, ब्रिक का बना हुआ है, कोरुगेट एस्बेस्टॉस है, या किस डिफरेंट टाइप्स हैं उसके मुताबिक उसने एन की वैल्यू दी हुई है ताकि आप उसकी वैल्यू वहां पर पुट करें और एक्यूरेटली वहां से चीजों को कैलकुलेट कर सकें। फुल फ्लो वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पाइप डिस्चार्ज। 4 मीटर पर सेकंड आपने पढ़ा था पीछे, 0.8 से लेकर आप क्या करते हैं 4 तक। सेल्फ क्लींजिंग के लिए 0.8 मिनिमम से लेकर आप 4 मीटर पर सेकंड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फुल फ्लो वेलोसिटी क्या होगा, QD को डिवाइड कर दें एरिया ऑफ पाइप पे, तो आपके पास फुल वेलोसिटी वहां पे उसकी निकल आएगी, उस पाइप के अंदर कितनी हो सकती है। इन्वर्टेड लेवल एंड द आउटलेट लेवल्स। मेन होल लेवल फाइंड बाय ग्राउंड सरफेस एलिवेशंस। आपको मेन होल लेवल वहां से आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसल्टेंट हैं, एक मेन होल उन्होंने बना दिया है और आपसे कहते हैं कि डिसाइड ये डेप्थ तक चला गया, तो आपने क्या करना है, मेन सरफेस लेवल वहां पे फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने उसको कैलकुलेट करना है कि मेन होल लेवल डिसाइड उस पर लेकर गए कि नहीं लेंगे। फॉल इन द सीवर अपर एंड एलिवेशन, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, बेसिक से आप इसको ये देख लीजिएगा। फॉल इन सीवर इन्वर्टेड जो लोअर एंड है उसका कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। However, if the ground surface gradient is not suitable, new pipe gradient can be proposed। अगर आपको लगता है कि वो gradient suitable नहीं है, उस पर अचीव नहीं हो सकती आपकी velocities या वहाँ पे जो डिजाइन डिस्चार्ज है जो कि मूव करना है, तो आप इसके नया वहाँ पे gradient पोज कर सकते हैं। Fall in sewer slope into lower end elevation, sewer invert upper end के लिए ground surface elevation minus cover of pipe minus diameter of the pipe। तो ये उसके लिए कुछ आपके पास रेंजेस यहाँ पर दी हुई है, डिस्चार्ज की भी, फुल फ्लो वेलोसिटी की और पाइप ग्रेडियंट की भी।